सो हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हमारे जो डिस्टिंग्विश हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश चैप्टर नंबर 2 से कंपलसरी एक या फिर दो डिस्टिंग्विश आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपलसरी एक तो दिखेगा ही दिखेगा इस चैप्टर से। तो चलिए सारी डिस्टिंग्विश को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पूरा तोड़ फोड़ के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, डोंट वरी, आपके लिए पूरा तोड़ फोड़ के रखा, आसान भाषा में समझा दूंगा। नोट्स ऑलरेडी मैंने बताया कि कहाँ मिलेगा, विजनरी कॉमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको आराम से वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका चैप्टर नंबर 2, सबसे पहले वही करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ प्लानिंग, दिख रहा है सबको? ओके, तो चलिए बच्चे लोग सिंपल सा प्लानिंग मतलब मीनिंग, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया मीनिंग। क्या है ये सर? मीनिंग वाला पॉइंट, समझ में आया? तो सबके मीनिंग एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लानिंग। ओके, प्लानिंग का मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन एडवांस। यस, जो प्लान हम करते हैं वो एडवांस में डिसाइड करते हैं जो फ्यूचर में करने वाले। तो डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या करने वाले हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करने वाले हैं, व्हेन टू डू इट, कब करने वाले हैं, एंड कौन इसे करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग में करते हैं। तो क्या पहला पॉइंट सबको याद हो जाएगा? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु इज टू डू इट। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है बताओ सर? ऑर्गेनाइजिंग मतलब चलो प्लान तो कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए क्या होगा? एक जगह होनी चाहिए, उस जगह पे मैं सारी चीजों को लेके आऊंगा और उस एक्टिविटी को, सारी एक्टिविटी को वहां पे करूंगा। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, मतलब कि वो जगह जहां पे मैं सारी चीजों को इकट्ठा करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग वही है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया, इसके अंदर मैं क्या करूंगा? ग्रुपिंग द एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी को ग्रुप करूंगा ताकि ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के। क्या ये बात सबको समझ में आया? देखो तोड़ फोड़ के रखा। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा? एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को ग्रुप कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। वो जगह जहां पे मैं सारी एक्टिविटीज करने वाला हूँ तो सारी एक्टिविटीज को ग्रुप बना दूंगा भैया। ये सब समझ में आ गया पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैं बात करता हूँ स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग देखिए, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस। स्टाफिंग भी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर, स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करना लोगों का, सिलेक्शन डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन करना, बस इतना याद रहेगा। सर स्टाफिंग में क्या करते हैं? स्टाफिंग भी क्या है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस। स्टाफिंग इज द प्रोसेस। जैसे ऑर्गेनाइजिंग भी क्या था? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सिंपल चीजें याद रखो। ओके, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग भी क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिक्रूटमेंट करना है, ओके, सिलेक्शन डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग करना है और प्रमोशन दिलाना है, बस बात खत्म। सर इतना याद हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग भी प्रोसेस है भैया। देखो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस। यहाँ पे क्या किया जाता है सर? यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। सर ये 5 नाम याद रख लो: इंस्ट्रक्ट, गाइड, कम्युनिकेशन, इंस्पायर एंड मोटिवेट द एम्प्लॉइज, ताकि क्या हो सके, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। बस इतना याद रखो। सर दिमाग में सारी चीजें बैठ गई। सर दिमाग में ये बैठ गया, डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर दें। सर ये पॉइंट डायरेक्टिंग और स्टाफिंग दोनों समझ में आ गया। सर डायरेक्टिंग भी क्या है? डायरेक्टिंग भी, सॉरी, स्टाफिंग भी क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग को रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग करना है, प्रमोशन करना है। अगर मैं चाहूँ तो आप लोग इसे ऐसा शॉर्ट में बोल सकते हो, पहले पॉइंट को याद करने के लिए स्टाफिंग के लिए, सर रिक्रूटमेंट, छोटा कर देता हूँ, देखो बच्चे लोग, सर रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग करना, प्रमोशन करना, RSDTP, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, ये है। सर डायरेक्टिंग में क्या है सर? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। ओके, इसको मैं तो IGCIM समझ में आया? इंस्ट्रक्ट, गाइड समझ में आया, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। ये चीज़ों का ऐसे याद रखो। अब नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग भी क्या है? अरे रे सर, कोऑर्डिनेटिंग भी तो प्रोसेस है, यहाँ पे भी प्रोसेस किया जाता है, बट यहाँ पे क्या जाता है सर? यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है हार्मनी, इंटीग्रेशन, ओके ओके, ऑफ अलग अलग एक्टिविटी, ऑफ ऐसे लिख सकते हो डिफरेंट एक्टिविटीज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। समझ में आया? सर यहाँ पे क्या है सर? देखिए ये भी कोऑर्डिनेटिंग भी क्या है सर? प्रोसेस है। यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है, हार्मनी लाया जाता है, इंटीग्रेशन लाया जाता है ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर ले। देखो दोनों पॉइंट सेम है, खत्म। मेरे प्यारे बच्चों कितना आसान है, देखो समझ में आया? एंड लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग ऑलरेडी आपने पढ़ा रहेगा। कंट्रोलिंग का मतलब होता है यहाँ पे हम मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे और डिवीजन निकालेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हमने स्टैंडर्ड सोचा था 100 बनाएंगे, बट हमने बनाया 80। तो ये जो 20 नहीं बनाया ना, ये डिवीजन है। तो हम मेजर करेंगे ये 20 किस कारण से नहीं बना,
उसको फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये होता है कंट्रोलिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? प्लीज प्लीज पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो सब लोग। सर एक बार पहला पॉइंट देख लेते हैं। सर यहाँ पे भी क्या है सर, ये भी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग भी प्रोसेस है। इसके अंदर क्या किया जाता है सर, डिफाइनिंग किया जाता है एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा छोटा छोटा बना के रखो अपने लिए समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब छोटा छोटा बना के रखो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है। ये जो प्लानिंग है, ये पहला प्लानिंग है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव दो ही चीजें। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स है गोल सेट करना एंड चूज करना उस गोल को कैसे अचीव करना है। समझ में आ गया क्या? ओके, तो दो है ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के। सर मेन ऑब्जेक्टिव दो ही है, एक तो गोल को सेट करना है इनका ऑब्जेक्टिव्स एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल। ओके, चूज करना है कि कैसे उस गोल को अचीव किया जाए। तो प्लानिंग पे दो चीज याद हो जाएगी। अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर, ब्रिंगिंग सारे जो रिसोर्स है उसको एक जगह पे लेके आते हैं। बस इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया आपको। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी रिसोर्स की जरूरत है एंड सारी चीजों को एक जगह पे लेके आ जाओ। समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोला है, ऑल द रिसोर्सेज ब्रिंगिंग टुगेदर। समझ में आया? सारे रिसोर्स को उस जगह पे लेके आ जाओ, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अब स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमको अपॉइंट करना होता है, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखा रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे, प्रमोशन, तो हम किसको करेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज, दिख रहा कॉमन है, तीनों पे ऊपर कॉमन कॉमन है, मेन ऑब्जेक्टिव इज मेन टू अपॉइंट। यहाँ पे हम अपॉइंट करेंगे राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजीशन एंड राइट टाइम। यस, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं राइट पीपल को। ओके, राइट पीपल को एट द राइट पोजीशन एंड राइट टाइम पे। समझ में आया? तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग डायरेक्शन। यस, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है डायरेक्टिंग में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इनको डायरेक्शन दिखाना होता है। किसको डायरेक्शन दिखाना है सर, सबॉर्डिनेट को, ताकि सबॉर्डिनेट टू गेट थिंग डन एट द राइट मैनर, ताकि वो चीजों को राइट तरीके से कर सके, राइट मैनर में कर सके। बस इनका मेन उद्देश्य यही है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका मेन उद्देश्य है भैया लोगों के बीच में क्या लेके आना है, यूनिटी लेके आना है, मतलब एकता लाने का काम होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एकता लाना है लोगों के बीच में एंड स्मूथ फंक्शनिंग करना है ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे चलेगा, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा? तो इनका काम ये रहता है। अगर मैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कंट्रोलिंग की बात करूँ तो कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट टारगेट मस्ट बी अचीव्ड एज पर प्लान। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरे प्यारे बच्चों हम ये भरोसा दिलाएं, हम ये इंश्योर करें कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा जो टारगेट हमको अचीव करना है, जैसा हमने प्लान किया वैसा अचीव हो रहा है या नहीं। तो गाइज ये दो पॉइंट आपको याद करने हैं। प्लीज़ ये दो पॉइंट सभी बच्चे लिख के आएंगे, प्लीज़ एक बार देख लो, एक बार देख लो सबके। ओके ओके, प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था मैंने अभी बताया, दो ही ऑब्जेक्टिव्स है, गोल को सेट करना एंड चूज करना उस गोल को कैसे अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या, सारी चीजों को आइडेंटिफाई करो एंड सारी चीजों को एक जगह पे लेके आ जाओ। ओके, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज। ओके, स्टाफिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चे, इनका ऑब्जेक्टिव है आपको अपॉइंट करना राइट पर्सन को, राइट पोजीशन एंड राइट टाइम पे देना है। ओके, डायरेक्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको क्या करना है, डायरेक्शन दिखाना है किसको, सबॉर्डिनेट को, ताकि वो राइट मैनर में उस चीज़ों को कंप्लीट कर दें। ओके, अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग की बात करूँ तो कोऑर्डिनेटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बच्चों, इंश्योर द यूनिटी, आपको यूनिटी एफर्ट डालना है एम्प्लॉइज को एंड स्मूथ फंक्शनिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट अगर कंट्रोलिंग की बात करूँ तो कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंश्योर करता है जैसा हमने टारगेट सेट किया उसके हिसाब से हमारा गोल अचीव होना चाहिए। तो दो पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं फैक्टर्स। मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर्स की बात करूँ तो देखिए कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ये जो प्लानिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसीडर, यहाँ पे दोनों फैक्टर कंसीडर किया जाता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यहाँ पे भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर किया जाता है। दिख रहा है दोनों में सेम है, तो कॉमन पॉइंट हो सकता है। वाइल सेटिंग द टारगेट, यहाँ पे बोला है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों हम कंसीडर करते हैं जब भी हम टारगेट सेट करते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे बोलता है कि जब भी हम रिसोर्स को अरेंजमेंट, रिसोर्स मतलब कि वो सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं ना, अरेंजमेंट करते हैं, उस टाइम पे हम इंटरनल फैक्टर को भी देखते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर को भी देखते हैं। तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट याद रखना, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इट इज कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर। यस, स्टाफिंग के अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर बाहर वाले नहीं रहेंगे, अंदर वाले रहेंगे, इंटरनल फैक्टर के ऊपर फोकस करेगा। नेक्स्ट ये भी देखिए सर, इट इज ए कंसीडर विद इंटरनल फैक्टर, मतलब ये दोनों इंटरनल पे ही काम कर रहे हैं। ओके, वो दोनों एक्सटर्नल पे काम कर रहे हैं, बट किसके लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड आपको याद रखना है,
इन दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दोनों काम करते हैं, मगर ये सेटिंग द टारगेट के लिए काम करता है और ये अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए काम करता है। और ये किसके ऊपर काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन से फैक्टर के ऊपर ध्यान देता है, ये लोग इंटरनल फैक्टर और ये भी इंटरनल फैक्टर। अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेटिंग भी किसके ऊपर काम कर रहा है, इंटरनल फैक्टर। सर 3 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए। और इधर देखो ये वाला भी, लास्ट वाला अगर देखा जाए तो ये भी किसके ऊपर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर, ये दोनों पे। मतलब कि सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ये तीनों जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर करते हैं यहाँ पे करेक्टिव एक्शन के लिए। और पहला वाला जो है प्लानिंग, वो किसके लिए था, टारगेट सेट करने के लिए। और जो दूसरा वाला था ऑर्गेनाइजिंग, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों करता है अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए। बाकी के तीनों क्या है, वो करते हैं इंटरनल फैक्टर कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया? क्या आपके 3 पॉइंट याद हो गए? बोलो हाँ सर। अगर मैं एरिया ऑफ फंक्शन की बात करूं तो देखिए, इट इंक्लूड्स एरिया ऑफ फंक्शन, चौथा पॉइंट, अगर इट इंक्लूड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बाय आइडेंटिफाइंग द वेज ऑफ अटेनिंग द गोल। यस, यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको गोल किस हिसाब से अचीव करना है। एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, आपको सिलेक्ट करना होता है बेस्ट प्लान। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखिए, इट इंक्लूड्स, आप इसके अंदर क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो अपनी एक्टिविटीज़ को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले वो, और ग्रुपिंग द रिलेटेड एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप ग्रुप के साथ करोगे, वो सारी चीज़ें। अगर मैं इसकी बात करूँ ये दोनों, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें तो फर्क ही नहीं है। स्टाफिंग, इट इंक्लूड्स, ऊपर वाला ही पॉइंट है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, राइट। और ये वाला भी पॉइंट वही है, इट इंक्लूड्स गाइड, इंस्पायर, दिख रहा है, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायर, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग। ऊपर वाला पॉइंट जो मीनिंग वाला पॉइंट था वही है। इट इंक्लूड, देखिए यहाँ पे भी क्या बोला है, इट इंक्लूड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट। हाँ, इसके अंदर क्या आता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं, इट इंक्लूड्स फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड मेजर करते हैं, किसका, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? याद रहेगा क्या? बोलो हाँ सर। तो 4 पॉइंट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, 5वां पॉइंट क्या, ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कौन पहले ऑर्डर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो जो प्लानिंग है वो सबसे फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर, इट कम्स आफ्टर प्लानिंग। ये किसके बाद आता है, प्लानिंग के बाद। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किसके बाद आता है, स्टाफिंग, इट कम्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग। ओके, आगे बात करूँ डायरेक्टिंग की तो इट कम्स आफ्टर स्टाफिंग। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाला, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बोल रहा है, ये इट कम्स आफ्टर प्लानिंग एंड इट इज, दिख रहा है, इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका एलिमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का। कौन, कोऑर्डिनेटिंग। समझ में आया? प्लानिंग के बाद ही आपको कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए लिखा इट कम्स आफ्टर प्लानिंग, ये आफ्टर के प्लानिंग के बाद ही आता है। और यहाँ पे इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, लास्ट, ये है लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एकदम लास्ट में किया जाता है। समझ में आया? तो इसका ऑर्डर लास्ट है। क्या हमने टोटल 5 पॉइंट पढ़ लिए? यस सर। अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूँ, टारगेट, क्या बोला है, टारगेट। अगर टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पे टारगेट आर फर्स्ट एनालिस्ट। यहाँ पे पहले टारगेट डिसाइड कर लिया जाता है एंड देन डिसाइड किया, देखा। तो यहाँ पे क्या बोला, टारगेट आर फर्स्ट एनालिस्ट एंड देन डिसाइडेड। पहले आपको एनालिस कर लिया जाएगा एंड देन उसके बाद आपको डिसाइड कर लिया जाएगा टारगेट क्या होता है आपका। समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है ताकि हम अचीव कर सके अपने टारगेट को। समझ में आया? यहाँ पहले से डिसाइड कर लिया जाता है टारगेट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को पूरा अरेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस हिसाब से टारगेट को अचीव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रॉपर अलोकेशन किया जाता है। स्टाफिंग में क्या किया जाता है, प्रॉपर अलोकेशन किया जाता है, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट, अगर इधर भी बताऊं तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन। यहाँ पे क्या किया जाता है, अलोकेशन किया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है एम्प्लॉयज को, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। समझ में? दोनों पॉइंट सेम ही है, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तीनों में फर्क समझ में आ रहा है? देखो, एक एक वर्ड का ही फर्क है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे अलोकेशन, यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया जाता है एम्प्लॉयज को। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रॉपर अलोकेशन किया जाता है ह्यूमन का या एम्प्लॉय का। अलोकेशन किया जाता है एम्प्लॉय का। यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है एम्प्लॉय को। यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दिया जाता है, किसको, एम्प्लॉय को। कोऑर्डिनेशन मतलब कि लोगों के बीच में तालमेल बैठा जाए ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। क्या ये भी पॉइंट समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं, जितना मैंने बोला उतना ही लिख के आओ, बस आराम से हो जाओगे पास। लास्ट एंड फाइनल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मेरे को बताओ, प्लानिंग में कौन से लेवल्स आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्लानिंग कौन करता है? प्लान वो करता है जो एकदम टॉप लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे वही बोला, प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजिंग जो होता है, इसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट भी आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी आता है, बिकॉज ये रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को बात करते हैं यहाँ पे। तो दोनों लेवल इसके अंदर आते हैं। अगर मैं स्टाफिंग की बात करूँ तो स्टाफिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिडिल लेवल आता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, प्रमोशन करना, ये किसका काम होता है, मिडिल लेवल का।
ओके, यहाँ पे भी मिडिल लेवल ही इन्वॉल्व होता है, ओके, ताकि हम लोग एम्प्लॉय को डायरेक्टिंग दिखा सके, मतलब रास्ता दिखा सके। नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन के लिए तीनों डिपार्टमेंट आएंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लोग मिलजुल के अगर काम करेंगे तो जाके टारगेट अचीव होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व। लास्ट पॉइंट में देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। देखा, ये दोनों मैनेजमेंट यहाँ पे आते हैं। सर अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले में टॉप, दूसरे में टॉप मिडल दोनों आएंगे। ओके, याद रखना, पहले में टॉप, आप ऐसे दिमाग में बैठा के चलो, पहले में टॉप लेवल, दूसरे में टॉप मिडल दोनों आएंगे, एंड लास्ट वाले में भी टॉप मिडल दोनों आएंगे, दिख रहा है, और ये दोनों में मिडल ही चलेगा, यहाँ पे सारे लेवल आएंगे, बस ऐसे याद रखो। सर पहले में टॉप, दूसरे और लास्ट वाले में टॉप मिडल दोनों, बीच के दोनों में मिडल, एंड लास्ट ये जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर तीनों आएंगे, बस ऐसे याद रखो, अपने दिमाग में बैठा के रखो। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये जो प्लानिंग का जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसका पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश खत्म होता है। अब हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 के डिस्टिंग्विश देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। ऑलरेडी आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द, देखा लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। यस, ओके, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो अंडरटेक टू पे, वो एक सर्टन सम आपको पे करती है, बट कभी पे करेगी वो देखो, आइदर ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन या फिर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग पता चला। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सर्टन सम ऑफ मनी देगी, बट वो कब देगी, या तो आपके डेथ होने के बाद या फिर वो मैच्योरिटी पीरियड होने से बाद। ओके, मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद, मगर इन दोनों में जो पहले आएगा तब मिलेगा। समझ में आ गया क्या, ये बात सबको समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ओके, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिए है, ध्यान से सुनना, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, आपने लिया है 20 साल के लिए, समझ में आया, आपने लिया है 20 साल के लिए। अगर आपकी डेथ 18 साल में ही हो गई है तो आपके परिवार वालों को पैसा 18 साल के बाद मिल जाएगा। अगर आपकी डेथ, ध्यान से सुनना, आपने 20 साल के लिए लिया है, अब 20 साल के लिए अगर आपने पॉलिसी लिया है बट 20 साल पूरे हो गए, आपकी डेथ नहीं हुई है, तो 20 साल कंप्लीट हो गए ना, तो 20 साल के बाद मिल जाएगा। तो दोनों में अर्लियर, डेथ या फिर बीच एवर इज ए आपका पॉलिसी का ये जो है मैच्योरिटी पीरियड, दोनों में जो अर्लियर रहेगा तभी मिलेगा। पहले केस में क्या हो गया, डेथ पहले हो गया मगर मैच्योरिटी पीरियड हुआ नहीं था, फिर भी आपको मिल गया। तो दोनों में जो पहले होगा तब मिल जाएगा, याद रहेगा। तो पहला पॉइंट वही बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम डिक्टो सेम पॉइंट यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे कॉपी करना है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोला, ऑन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। बच्चा, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको पैसे तो मिलेंगे मगर कब मिलेंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी लॉस हुई, किसके द्वारा, ड्यू टू फायर के द्वारा। ओके, तो देखिए जो चेंजेस वाला है वो ये है, इधर ये चेंजेस है। लास्ट वाले में भी देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरा डिक्टो सेम लिखा है, यहाँ पे मिलेगा बट ड्यू टू डेंजर ऑफ द सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू डेंजर ऑफ सी होना चाहिए। क्या आपको याद रहेगा, इधर इतना ही याद करना, इधर इतना याद करना, इधर इतना याद करना, ऊपर वाला तीनों में सेम। समझ में आया। अगर मैं बात करता हूँ पॉलिसी टेकन बाय, चलो पॉलिसी टेकन बाय की बात करता हूँ, कौन पॉलिसी लेता है, यहाँ पे दिस पॉलिसी इज टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ। देखा, यहाँ पे जो बंदा है लाइफ इंश्योरेंस में, वो अपनी खुद की लाइफ की भी पॉलिसी ले सकता है या फिर अपनी फैमिली मेंबर की भी पॉलिसी ले सकता है। तो याद रहेगा यहाँ पे दो चीजें। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो है ओके आपका जो ये फायर इंश्योरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो पॉलिसी लिया जाता है, यहाँ पे इंडिविजुअल लेता तो है बट अपने लिए नहीं लेगा, अपनी प्रॉपर्टी के लिए लेता है। और बिजनेसमैन लेगा अपने गुड्स के लिए या फिर असेट्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर जो असेट्स रखा है उसके लिए यहाँ पे पॉलिसी ली जाती है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रहेगा, इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकता है। ओके, अगर एक इंडिविजुअल है, जैसे कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं, एक इंसान हूँ, तो मैं अपने घर के लिए भी एक क्या कर सकता हूँ, मेरे घर के अंदर जितना सामान है उसके लिए मैं इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ। या फिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मान के चलो, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो जिस बिजनेस के अंदर मैं डील कर रहा हूँ, जिस गुड्स के अंदर मैं डील कर रहा हूँ, उस गुड्स का इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, या फिर वहाँ पे जो असेट्स मेरे लिए पड़े हुए हैं उस असेट्स का मैं इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ। तो दो चीज यहाँ पे। ओके, इंडिविजुअल पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर के लिए ले सकता है, अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने गुड्स के लिए या फिर असेट्स के लिए। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो पॉलिसी लिया जाता है, यहाँ पे पॉलिसी कौन लेता है सर, एक्सपोर्टर भी लेता है, इंपोर्टर भी लेता है एंड शिपिंग कंपनीज भी लेती है। वो इसलिए लेते हैं जो कार्गो या फिर शिप जो
शिप का लेती है और किसका लेती है, कार्गो का लेती है। मतलब समझ में आ गया, तीनों लेते हैं। एक्सपोर्टर भी अपने शिप या अपने कार्गो का ले लेगा, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कार्गो का क्या करवाता है, इंश्योरेंस करवा के लेता है। अगर इंपोर्टर है तो इंपोर्टर भी कार्गो का करवा देता है। अगर शिप कंपनी, शिपिंग कंपनी, तो वो अपने शिप का इंश्योरेंस निकलवाती है। तो ये चीज सबको समझ में आ गया क्या, दो चीज तो याद करने के लिए समझ में आ गया क्या, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। चलो अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, ओके, किसका इंश्योरेंस निकालवा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होता है लाइफ, इंसान अपना खुद का निकाल रहा है, अपनी लाइफ। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, या फिर वो अपने फैमिली मेंबर की लाइफ का, तो यहाँ पे हिज फैमिली मेंबर लाला है। समझ में आया। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, यहाँ पे वो गुड्स जिसके अंदर जिसका आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो वो कौन सी चीज है, यहाँ पे गुड्स का इंश्योरेंस निकलवा रहे हो, और या फिर आप असेट का इंश्योरेंस निकाल रहे हो। तो देखिए ये गुड्स सेम एक्टिव इधर लिख रहे हैं, ये असेट्स इधर लिख दिया, सेम यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइफ यहाँ पे लिख दिया है, और ये फैमिली मेंबर यहाँ पे लिख दिया, कॉमन कॉमन। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, बच्चे बच्चा शिप और ये कार्गो। समझ में आया, सिंपल, 3 पॉइंट खत्म हो गए क्या। हाँ सर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसका इंश्योरेंस निकालूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट में देखिए ये बोल रहा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप जब भी किसी पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी पर्सन का आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, तो वो पर्सन को लेके जाना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, दिखाना पड़ेगा भैया इसका ही इंश्योरेंस निकलवाना है। तो इसलिए बोला इट मस्ट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे ये पर्सन वहां पे पहुंचना चाहिए जिसका इंश्योरेंस आप निकलवा रहे हो। अगर आप अपना खुद का निकलवा रहे हो तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, अगर आप अपने फैमिली मेंबर का निकलवा रहे हो तो वो फैमिली मेंबर को वहां लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा भैया हम इनका ही निकलवा रहे हैं इंश्योरेंस। समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पे बोल रहा है इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फायर इंश्योरेंस में बोल रहा है जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो जिस चीज का भी, वो चीज तो आपको वहां पे दिखाना है कॉन्ट्रैक्ट लेते टाइम, एंड जब वो चीज जल गई है तो भी वो वहां पे दिखना चाहिए कि जली हुई है। नहीं तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओके, इंश्योरेंस कंपनी वाले इतने बेवकूफ नहीं है। समझ में आया कि आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, लेते टाइम इंश्योरेंस तो आपने दिखा दिया कि भैया यहाँ पे सारी चीजें हैं, मगर आपने पूरी चीज निकलवा दी और आग लगा दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भैया ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपने जिस टाइम पे इंश्योरेंस लिया उस टाइम पे तो वो हमको दिखाओ दिखाओ, दिख रहा है यहाँ पे, और जब वो जलेगा तो भी मेरे को दिखना चाहिए जला हुआ, तभी मैं आपको कंपनी कंपनसेशन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। बात समझ में, भगा देगी, ये याद रखना। तो यहाँ पे दोनों चीज होना चाहिए, टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी वो चीज दिखनी चाहिए और लॉस के टाइम पे भी वो चीज दिखनी चाहिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, इन दोनों में सेम है। इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। जब आप उस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वो चीज वहां पे दिखाओ कि भैया मैं ये जहाज का और यही माल का करवा रहा हूँ, दिखाओ। एंड जब वो लॉस भी होगा तो भी आपको दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लॉस। समझ में आया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भैया अभी सपोज मान लो चलो हमने इंश्योरेंस करवाया है बंदे का, ओके, लाते टाइम तो दिखा दिया, अब उसका प्लेन, ओके, प्लेन क्रैश हुआ जिसके अंदर वो चल दिया, अब बताओ उसकी लाश कहाँ से लेके आएंगे, दिखाएंगे नहीं। तो यहाँ पे एक ही चीज है, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको दिखाना पड़ेगा आपको, बस, ओके। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो देखिए पीरियड की बात करूं, 5वां पॉइंट, दिस पॉलिसी कैन बी इश्यूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। यस, यहाँ पे आप पॉलिसी जो लेते हो वो कितने साल के लिए भी ले सकते हो, इवन अंटिल द डेथ ऑफ द इश्योर्ड। यस, समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे बोला इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड। यस, यहाँ पे जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, फायर इंश्योरेंस में आप जो भी पॉलिसी लोगे सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए लेते हो, और यहाँ पे भी देखिए बोला जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। आप 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का भी ले सकते हो, बट ये भी एक्सीड नहीं करता 1 ईयर से। यहाँ पे जो भी लोगे 1 साल का लोगे, यहाँ पे 1 साल का पूरा मिलता है। यहाँ पे आप शॉर्ट पीरियड के लिए ले सकते हो, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने का भी ले सकते हो, मगर ये भी एक्सीड नहीं करेगा 1 ईयर से। यहाँ पे आप कितने साल के लिए भी ले सकते हो, बस ये बात याद रखना। नेक्स्ट बोलता है कंपनसेशन की बात करते हैं, आपको कंपनसेशन कब दिया जाएगा। तो कंपनसेशन आपको कब दिया जाएगा, या तो आपकी डेथ या आपकी मैच्योरिटी, दोनों में जो पहले हो जाएगी ये। तो क्या ये पॉइंट सबसे पहला वाला जो पॉइंट था ऊपर का, ये वाला, ये जो सब्जेक्ट मैटर, ये वाला देखो, ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट, ये वाला जो पूरा लिखा वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट है 7वें पॉइंट में, देख लो कंपनसेशन वाले पॉइंट में दिख रहा है यहाँ पे सेम। यहाँ पे भी आपको कंपनसेशन कब दिया जाएगा, ओनली इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू फायर, अगर आपका ड्यू टू फायर लॉस हुआ है तभी आपको ये पॉलिसी दिया जाएगा, मतलब आपको कंपनसेशन मिलेगा। यहाँ पे भी कंपनसेशन कब दिया जाएगा, डेंजर ऑफ द सी, अगर लॉस हुआ है उसके बाद ही दिया जाएगा। बात समझ में आ गया। अब सरेंडर द पॉलिसी, ओके। अब सरेंडर द पॉलिसी का मतलब क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप सरेंडर कर दे रहे हो पॉलिसी, मतलब कि आपको लग रहा है कि भैया मेरे पास तो पैसे नहीं रह गए हैं प्रीमियम भरने के लिए, तो मैं आपको इसको सरेंडर कर देता हूँ, ओके, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करके अपना पॉलिसी को क्लोज करवा देता हूँ। समझ में। तो यहाँ पे जो बोला है
द पॉलिसी कैन बी सरेंडर, यस यहाँ पे पॉलिसी आप सरेंडर कर सकते हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। समझ में आया? एक्सपायरी, मैंने 20 साल के लिए पॉलिसी निकाला था, मैं आपको प्रीमियम पे करता रहूंगा और 20 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। बट क्या हुआ, मैं 10 साल तक ही पैसे दे पाया, उसके बाद मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भैया मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी जो है यहीं पे क्लोज कर दो। तो आपको यहाँ पे सरेंडर का अलाउ है। बट यहाँ पे अगर एक बार आपने पॉलिसी ले लिया तो आप यहाँ पे सरेंडर नहीं कर सकते, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बिकॉज ये दोनों 1 ईयर के लिए रहता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको सरेंडर करने का मौका ही नहीं मिलता है। समझ में आया? आपने एक बार भर दिया प्रीमियम तो आपका डूब गया तो डूब गया, वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, ये याद रखना यहाँ पे। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आप सरेंडर नहीं कर सकते। आप इसी के साथ हमारे 7 पॉइंट हो गए। एक बार फटाफट पूरे के पूरे देख लेते हैं, छोटा करके दिखा देता हूँ, फटाफट आपके दिमाग में घुस जाएगा। ओके, लाइफ इंश्योरेंस में जो होता है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसके, इंश्योरेंस कंपनी आप क्या करती है, एक सर्टन सम ऑफ मनी पे करती है। कब पे करती है? आपके डेथ या फिर आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है विच एवर इज अर्लियर, तभी पे कर देगी। यहाँ पे भी आपको पे किया जाएगा, कभी पे किया जाएगा, ओनली लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर होना चाहिए तब आपको पे करेगी। यहाँ पे लॉस ड्यू टू द डेंजर ऑफ सी होना चाहिए। बात समझ में आ गया? कौन पॉलिसी लेता है यहाँ पे? वो इंडिविजुअल अपनी खुद की लाइफ की पॉलिसी लेकर अपने फैमिली मेंबर की पॉलिसी ले सकता है। यहाँ पे जो पर्सन है वो या तो अगर वो इंडिविजुअल है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो इंडिविजुअल है तो अपनी प्रॉपर्टी का पॉलिसी निकालेगा, या फिर अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने गुड्स का और अपने एसेट का लेता है। यहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाता है, एक्सपोर्टर भी ले सकता है, इंपोर्टर भी ले सकता है और एज वेल एज शिपिंग कंपनीज भी ले सकती है। वो किसका लेगी? अपने शिप का और कार्गो का लेती है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट मैटर की बात करूँ तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ये लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ और उसके फैमिली मेंबर, ये दोनों उसके सब्जेक्ट मैटर होंगे। अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वो गुड्स और वो जो असेट है या फिर वो जो प्रॉपर्टी, वो इसका सब्जेक्ट मैटर होगा। यहाँ पे बात करूँ तो शिप और कार्गो, यही दोनों का इंश्योरेंस करवाया जाता है, तो वो चीज इसके लिए सब्जेक्ट मैटर है। बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओगे तो उस टाइम पे वो पर्सन आपके साथ होना चाहिए जिसका इंश्योरेंस आप करवा रहे हो। यहाँ पे भी जिस चीज़ का भी इंश्योरेंस आप करवा रहे हो तो उस टाइम पे वो चीज़ होनी चाहिए। अगर वो लॉस हो रही है तो उस टाइम पे भी वो चीज़ होनी चाहिए, जली हुई दिखनी चाहिए। बात समझना? सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बोला है कि जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे वो चीज़ आपको उसको दिखाना है जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, एंड जब वो लॉस भी हो रहा है तो वो चीज़ उसको दिखनी चाहिए। बात समझ में? तभी आपको यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। अगर मैं बात करूँ पीरियड की बात करूँ तो ये देखिए, इसका पीरियड एनी नंबर ऑफ ईयर्स के ले सकते हो या इवन अंटिल द डेथ ऑफ द एश्योर्ड, जब तक आप एश्योर्ड हो, मतलब आप पर्सन हो, आप डेथ तक के लिए भी पॉलिसी ले सकते हो। बट यहाँ पे आपको जनरली 1 ईयर के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल तक के लिए मिलता है, उससे ज़्यादा तक के लिए नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे 1 ईयर के लिए मिलता है। अगर कंपनसेशन की बात करूँ तो कंपनसेशन आपको पे किया जाएगा अगर आपकी डेथ और मैच्योरिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर, तो आपको तुरंत पे कर दिया जाएगा। यहाँ पे कंपनसेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको तभी मिलेगा अगर आपका ड्यू टू फायर हुआ रहेगा। अगर पूरे साल भर में अगर फायर नहीं हुआ तो आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा जो प्रीमियम आपने पे किया था। बात समझ में? सेम सिचुएशन दोनों में। बात समझ में आ गया क्या? अगर मैं सरेंडर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सरेंडर की बात करें तो सरेंडर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सरेंडर कर सकते हो पॉलिसी को। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको सरेंडर का ऑप्शन नहीं दिया जाता, यहाँ पे सरेंडर का ऑप्शन नहीं दिया जाता। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट की। चलिए ओके मेरे प्यारे बच्चों, करंट अकाउंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? करंट अकाउंट हम लोग किसके लिए देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? करंट अकाउंट हम लोग ओके बिजनेसमैन के लिए होता है, और सेविंग अकाउंट आम इंसान के लिए होता है, फिक्स डिपॉजिट किसी के लिए भी होता है। तो चलिए देखिए, पढ़ते फटाफट। देखो यहाँ पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या लिख रहा है। ओके, इट इज दैट अकाउंट विच इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन। यस, ये वो अकाउंट है जो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? बिजनेसमैन के द्वारा, या फिर अदर हु हैव रेगुलर बैंक ट्रांजेक्शन, अदर ऐसे लोग जिनका रेगुलर बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, उन लोग को भी मेरे प्यारे बच्चों करंट अकाउंट होल्डर बोला जा सकता है। अगर सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो इट इज दैट अकाउंट, दिखा ये भी वही अकाउंट है, सेम लिखा हुआ है, ओपन बाय द, दिख रहा है यहाँ से यहाँ पॉइंट सेम है, यहाँ पे भी पॉइंट सेम है, ओपन बाय द इंडिविजुअल, जैसे आम इंसान है हम लोग, इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, हम लोग अपने पार्ट ऑफ देयर इनकम, हमारी इनकम के कुछ पार्ट पैसे हम जो सेव करके रखते हैं, ऐसे पर्सन लोगों के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूँ, इट इज दैट अकाउंट वेयर द फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिट। यहाँ पे ना कोई भी इंसान, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, कोई भी पर्सन, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप एक ही बार में जाके पूरा का पूरा फिक्स करवा सकते हो पैसा। तो यहाँ पे वही बोला है, वेयर द फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए मैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पैसा आप यहाँ पे जमा कर देता हूँ। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं विड्रॉल की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, विड्रॉल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, पैसा निकालना मतलब बैंक में से। ओके, कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी बाय चेक। यस, करंट अकाउंट में आप पैसे जो होता है वो चेक के द्वारा ही निकाल सकते हो, मगर सेविंग अकाउंट में मेरे प्यारे बच्चों आप चेक के द्वारा भी निकाल सकते हो और विड्रॉल स्लिप के द्वारा भर के भी आप पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे आप पैसे निकाल नहीं सकते मैच्योरिटी पीरियड से पहले। समझ में आ गया क्या? जो फिक्स पीरियड आपने बोला उस फिक्स पीरियड से पहले आप निकाल नहीं सकते हो। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट देता है? द बैंक गिव्स यू, बैंक आपको देता है पासबुक देता है करंट अकाउंट होल्डर को,
चेक बुक भी देगा आपको, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी देगा और एक पे इन स्लिप भी देता है। किसको देगा? कस्टमर को। अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो जैसे पासबुक इधर मिलता है वैसे पासबुक इधर मिलता है, चेक बुक इधर भी मिलता है, चेक बुक इधर भी मिलता है, पे इन स्लिप इधर भी मिलता है, पे इन स्लिप इधर भी मिलता है। बस इधर क्या नहीं मिलता है सेविंग अकाउंट को? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। समझ में आया? तो चीज समझ में आ गई, दोनों चीज यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। द बैंक गिव्स यू, यस, यहाँ पे आपको मेरे प्यारे बच्चों कोई पासबुक कोई चेक बुक में आपने एक ही बार में पूरा पेमेंट किया ना, तो आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी। बस एक रिसिप्ट आपको दे दी जाएगी कस्टमर को। 3 पॉइंट समझ में आ गया क्या? ओके। अगर मैं हु टेक्स इट, ये कौन लेता है? चलिए, इट इज सुटेबल फॉर, ये किसके लिए सुटेबल है? ट्रेडर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, फॉर्म्स के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, ये सारे लोग करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये किसके लिए सुटेबल है? जिनकी इनकम भैया फिक्स्ड है, ओके, या फिर वेजेस और सैलरी अर्नर लोग अपने लिए ये सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। इट इज सुटेबल फॉर एनी पर्सन, ये किसी भी पर्सन के लिए, चाहे आप कोई भी पर्सन हो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी पर्सन आप, ओके, आपके पास आइडल पड़ा हुआ है, कैसा है, कैश पड़ा हुआ है टेम्परेरी बेसिस के लिए, 1-2 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप जाके फिक्स करवा सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, करंट अकाउंट होल्डर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कोई ब्याज नहीं मिलता आपके पैसे के ऊपर। हाँ, यहाँ पे ब्याज सेविंग अकाउंट होल्डर को एक थोड़ा सा ब्याज मिलता है, बट बहुत कम मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट बहुत लो होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है, क्यों? आपने पूरा का पूरा पैसा एक लमसम अमाउंट एक ही बार में बैंक में पे कर दिया, तो बैंक इसके ऊपर आपको ब्याज भी ज्यादा देती है, बिकॉज आपने लंबे समय तक के लिए पैसा वहां पे जमा किया, आप बीच में निकाल नहीं रहे हो ना, इसलिए। बात समझ में आ गया? अगर मैं नेचर ऑफ अकाउंट की बात करूं, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस नेचर, ये कैसा रहता है? कॉन्टिन्यूअस नेचर रहता है। ये भी कॉन्टिन्यूअस नेचर है, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस नेचर मतलब ये चलता रहेगा, जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप ये अकाउंट ओपन करके चला सकते हो। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन दोनों में आप जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप अकाउंट ओपन करके चलवा लो। मगर यहाँ पे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर आपकी मैच्योरिटी पीरियड हो गई है तो उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। अगर आपको चाहिए एक्सटेंड कर सकते हो तो एक्सटेंड कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे यही बोला है। नेक्स्ट, अगर फैसिलिटी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे एक फैसिलिटी दी जाती है, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन। यस, करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप एक लमसम अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट आप निकाल सकते हो बैंक में से, ओके, ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। यहाँ पे कोई भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप कोई भी पैसा बैंक से निकाल नहीं सकते हो, आपके एटीएम कार्ड के द्वारा निकाल नहीं सकते हो। बट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, आपको फैसिलिटी दी जाती है 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन एज अ लोन। यस, आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, अगर सपोज मैंने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो मेरे को 9 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बैंक से, अगर मुझे चाहिए तो जरूरत पड़ने पे, मगर मेरा फिक्स डिपॉजिट टूटेगा नहीं। समझ में आ गया क्या? ओके, सो गाइज ये थे जो हम लोग ने पढ़ लिया। एक बार फटाफट इसको भी देख लो, आप लोग फटाफट देख लो, फटाफट देखो। उसके बाद एक लास्ट हमारा बाकी है शायद से, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। ओके, तो हमारा ये 4th चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो देखिए कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, चलो फटाफट देख लेते हैं। द मेन फंक्शन इज टू, ओके, फंक्शन की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है इधर है और सेंट्रल बैंक इधर है, थोड़ा ध्यान से देखना फंक्शंस। अगर मैं बात करूं, द मेन फंक्शन इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। यस, कमर्शियल बैंक का सबसे मेन फंक्शन क्या है? लोगों से पैसा लेना, एक्सेप्ट करना, एंड उसी पैसे को किसी और को देना। तो यहाँ पे लिखा देखो, लेंडिंग टू द इंडस्ट्रीज एंड अदर। ओके, इंडस्ट्रीज को देखना, कारखाने को देना, उनको ये पैसा उधारी पे दे देते हैं, हम लोग से लेते हैं, किसी और को पर्सन को देते हैं। बट इनका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द कंट्री। यस, इनका काम है रेगुलेट करना मनी सप्लाई को कंट्री के अंदर। किसका? सेंट्रल बैंक का, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं। अगर मैं प्रिंटिंग करेंसी की बात करूँ तो नोट कौन छापता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कमर्शियल बैंक कैन नॉट प्रिंट द करेंसी, ये कभी भी नोट नहीं छापती कमर्शियल बैंक। जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब नोट नहीं छापते। ओके, नोट छापने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट द करेंसी, ये करेंसी प्रिंट करती है। अगर मैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की बात करूं तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब कि पैसे कैसे डिपॉजिट होता है, तो कमर्शियल बैंक जो होता है ये एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, किससे लेती है? पब्लिक से, मगर ये कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती। ओके, सेंट्रल बैंक में किसी का अकाउंट नहीं होता, किसी आम इंसान का अकाउंट सेंट्रल बैंक में होता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डज नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये पब्लिक से कोई पैसा लेती ही नहीं है, पब्लिक से पैसा लेने का काम इनका होता है। समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं लोन्स की, द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द लोन, ये यस, ये लोन देते, किसको देते? एक इंडस्ट्री को देंगे, कॉमर्स को देंगे, जो कॉमर्स फील्ड में रहते हैं लोग, ओके, पर्सन लोग, उनको मिल जाएगा, इंडस्ट्री वाले लोग को मिल जाएगा। मगर ये सेंट्रल बैंक किसको देता है लोन? सेंट्रल बैंक बैंक्स वाले लोगों को देता है। किसको देता है? बैंक को लोन देता है। जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये उनको लोन देता है, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है। बात समझ में आ गया? अगर मैं बात करूँ ओनरशिप की, मेरे प्यारे बच्चों, ओनरशिप की बात करूँ तो ओनरशिप देखिए यहाँ पे, इट कैन बी ओन, जो कमर्शियल बैंक है ये प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं और ये पब्लिक बैंक भी हो सकते हैं। तो इसलिए बोला है इट कैन बी ओन बाय द प्राइवेट। यस, प्राइवेट बैंक हो गया, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ओके, ये सब प्राइवेट बैंक हो गए, ये प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। और कुछ ओन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती है, जैसे कि एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब क्या गवर्नमेंट बैंक है।
अगर यहाँ पे बात करें, इट इज ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, सेंट्रल बैंक को किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन चलाता है, कौन ओन करता है मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ बैंक की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ बैंक। अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूँ तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, आपने सुना रहेगा यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओके, बहुत सारे बैंक है कमर्शियल बैंक। मगर मैं अगर सेंट्रल बैंक की बात करूँ तो पूरे इंडिया में एक ही है, ओनली वन सेंट्रल बैंक, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। ओके, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ, ओके, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी। यस, ये कोई फ्रेम नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी, मगर सेंट्रल बैंक फ्रेम द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। ओके, पॉलिसी बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम इनका होता है, ये कुछ नहीं करते। समझ में आ गया। सो गाइस, इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 के भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन की बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ओके सर, यहाँ पे भी कुछ कॉमन पॉइंट आपको दिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ओके आपको समझ में आता रहेगा, बिकॉज थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, बिकॉज आपका एग्जाम्स कल ही है। समझ में आया, इसलिए मेरे को थोड़ी स्पीड रखना पड़ा। अगर डिटेल में जाते तो एकदम डिटेल में, एकदम धीरे धीरे पढ़ते थे हम लोग, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों। इनके ऊपर सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको पढ़ा देता था कि एग्जाम्पल्स कैसे कैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दे के करा था, बट अभी टाइम का थोड़ा हमारे पास लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हमें फास्ट करना पड़ रहा है, सॉरी। हाँ चलिए, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की मीनिंग की बात करूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओके, इसको सॉल्व किया जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पे यही बोला है, कंज्यूमर के डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग, ये जो काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया जाता है, इसलिए इसे डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम जो होता है ये वर्किंग करता है स्टेट लेवल पे, तो ये इसे स्टेट कमीशन बोला जाता है। और यहाँ पे बोला गया है अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम वर्किंग एट अ नेशनल लेवल। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद क्या करना है सर, हमें याद करना है सिर्फ एक ये वाली लाइन, और यहाँ पे वही इधर लिखना है, इधर वही लिखना है, इधर ये लिखना है, ये तीनों कॉमन है। बात समझ में आ गया क्या, तीनों कॉमन है, याद हो जाएगा। अगर मैं मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन की बात करता हूँ, मतलब कितने तक के केस कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो देखिए, इट कैन एंटरटेन द केसेस, बोल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, इट कैन द एंटरटेन द केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम। देखा कितने की वैल्यू ऑफ गुड्स है या फिर सर्विसेज है, कंपनसेशन कहाँ तक के क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे इस फोरम में जाके आप फाइल कर सकते हो, लेस देन ₹1 करोड़। अगर आपकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो भी, अगर वो 1 करोड़ से कम है, उतने का क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। समझ में आया, आपको इतने रुपए का ठगा गया है, समझ में आया, तो आपको कहाँ पे जाना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। सेम यही पॉइंट डिक्टो सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, समझ में आया। बट यहाँ पे बोला गया है स्टेट कमीशन में, अगर आपका जो वैल्यू ऑफ गुड्स है इतना, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, बट यहाँ पे बोला लेस देन 10 करोड़ है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा और लेस देन 10 करोड़ तक है, तो आप अपने केस को स्टेट कमीशन में लेके जाना पड़ेगा आपको, फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं ले जा सकते। समझ में आया। और लास्ट बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन से केसेस जाएंगे, नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में 10 करोड़ के ऊपर के केसेस, समझ में आया। ओके, तो ये जाएगा यहाँ पे नेशनल कमीशन में, समझ में आया, यहाँ पे केसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों पॉइंट कॉमन है, एक याद करना, पूरा नीचे का लिखना पड़ेगा। अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो देखिए, तो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो लिखा है एवरी मेंबर शुड होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। यस, तो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, जितने भी मेंबर होते हैं, तो उन लोग जो अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। और लिखा है विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, इतना टाइम उनका ऑफिस का रहता है। जैसे कि सपोज मान के चलो यहाँ पे कोई मेंबर सिलेक्ट हुआ है, ओके, वो सिलेक्ट हुआ है 59 की एज में, कितने की एज में, 59 की एज में, तो मेरे प्यारे बच्चों वो 5 साल तक वहाँ पे मेंबर बना रहेगा। तो 5 साल कब तक हो रहा है, 64 ईयर्स, और उसका एज लास्ट टू लास्ट कितना होना चाहिए, 65। तो दोनों में पहले कौन सा है, 65 या 64, सर 64, 5 साल उसका पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो 64 की एज में वो रिटायर हो जाएगा। समझ में आया, उसे ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आया। अब दूसरा केस लेता हूँ, अगर कोई पर्सन मेरे प्यारे बच्चों 63 की एज में यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, कौन सी एज में, 63, तो मेरे प्यारे बच्चों वो पूरा 5 साल नहीं कर पाएगा। अगर वो 5 साल करता है तो 63 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 68 ईयर हो जाएगा, बट 65 ईयर्स उसकी लास्ट डेट है, तो 65 जिस दिन होगा उस दिन उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस को रिजाइन देना पड़ेगा। तो दोनों में अर्लियर कौन था, 65 या 5 ईयर, सर 5 ईयर तो 68 पहुंच रहा है, तो अर्लियर कौन सा था, 65 वाला, तो 65 की एज में उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब समझ में आया, विच एवर इज अर्लियर का मतलब समझ में आया क्या, जो पहले आ गया उस टाइम पे उसको रिजाइन देना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो ये हो गया, सेम पॉइंट डिक्टो यहाँ पे कॉपी है, ओके,
ओके स्टेट कमीशन में, बट यहाँ पे 65 ईयर्स है, यहाँ पे 67 ईयर्स है, बस दोनों में फर्क समझ में आया एक लाइन का। सर यहाँ पे कितना हो गया, सर यहाँ पे देखिए 70, तो आपको क्या याद रखना है 65, 67, 70, बस ऊपर का एक याद रख लो, बाकी सब हो जाएगा समझ में। तो तीनों पॉइंट आपके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा है। अगर मैं अपील की बात करता हूँ, अपील ध्यान से सुनना, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का मैं केस लेके गया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, मेरा मान के चलो 50 लाख रुपए का केस था, मैं लेके गया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो डिसीजन लिया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं अपनी अपील को कहाँ लेके जाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में लेके जा सकता हूँ। समझ में आया, मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, स्टेट कमीशन में। समझ में आया, मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो जज थे उन्होंने जो डिसीजन लिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैं अपनी अपील को, ओके जो मेरा केस है उस केस को मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ, स्टेट कमीशन में। सेम ऐसे ही बोला है, अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन, ये जो स्टेट कमीशन वाला बीच वाला कॉलम स्टेट कमीशन का है, अगर स्टेट कमीशन के जो जज थे उन्होंने जो डिसीजन लिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं अपने केस को कहाँ लेके जा सकता हूँ, नेशनल कमीशन। अब लास्ट नेशनल कमीशन, अब नेशनल कमीशन का कोई केस था, ओके नेशनल कमीशन का कोई केस था, बट नेशनल कमीशन के जो जज थे उन्होंने जो डिसीजन लिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो लास्ट टू लास्ट मैं फाइनल सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को लेके जाऊंगा और लड़ूंगा। बात समझ में आ गया क्या? तो बात समझ में आया कौन कैसे अपील कहाँ कहाँ हो सकती है। अगर आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस से संतुष्ट नहीं हो, तो आप अपने केस को कहाँ लेके जा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने केस को स्टेट कमीशन में ले जा सकते हो। अगर आप स्टेट कमीशन में केस किए हो तो स्टेट कमीशन का केस से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में, अगर आपने नेशनल कमीशन में कोई केस फाइल किया है बट नेशनल कमीशन के जो जज थे उन्होंने जो डिसीजन दिया उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो अपने केस को। बात समझ में। अगर मैं मेंबर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बोला है अदर देन प्रेसिडेंट इट हैज़ 2 मेंबर, सिर्फ 2 मेंबर होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के अलावा। यहाँ पे 4 मेंबर होते हैं और यहाँ पे भी 4 मेंबर होते हैं, तो दोनों में समझ में आया। सर यहाँ पे अदर देन प्रेसिडेंट 2 मेंबर, यहाँ पे 4, वहाँ पे 4, समझ में। ये क्या एरिया कवर करता है? अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फोरम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेगा, उसके बाहर का काम नहीं कर सकता। अगर मैं ये स्टेट कमीशन की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर स्टेट की बात करेगा। अगर महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी केसेस रहेंगे वही हैंडल करेगा, उड़ीसा पंजाब हरियाणा यहाँ के केसेस ये हैंडल नहीं करेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरे इंटायर कंट्री के केसेस को हैंडल करते हैं। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होता है, देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है या तो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान। समझ में आया? इक्विवेलेंट का मतलब या तो उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे कौन होता है प्रेसिडेंट इस स्टेट कमीशन में, हाई कोर्ट का जज या फिर उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान। अगर मैं यहाँ की बात करूँ लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान। समझ में आया? सो गाइस इसी के साथ हमने सारे के सारे डिस्टिंग्विश भी कंप्लीट कर लिए, बट एक चैप्टर के डिस्टिंग्विश मैंने शायद इसमें नहीं लिखा है, बट वो आप पढ़ लेना, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 5 का है, ओके ए बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस वाला, एक बार वो पढ़ के जाना बस। सो गाइस इसी के साथ हमारा डिस्टिंग्विश भी कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।